नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। अभी फिलहाल मैं पश्चिम सिंहभूम जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र सारंडा के घने जंगलों में बसा बलिबा गांव में पहुंचा हूं और मेरे तरफ देख रहे होंगे इधर एक मैदान जो है वो दिखाई दे रहा है। उसी मैदान में कल शाम में हेलीकॉप्टर उतरती है और सभी घायलों जवानों को जो है एयरलिफ्ट कर रांची लिया गया। 12 बजे से जो है जवान एक एक करके घायल होना शुरू हुए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, 12 बजे एक जवान घायल होता है, उसके बाद फिर 2 जवान घायल होते हैं। ऐसे करते करते 5 बजे शाम तक लगभग 5 जवान, किसी को गोली लगने से इंजरी हुई, किसी को आईडी विस्फोट के स्प्लिंटर लगने से वो घायल हो गए। आज ये खबर निकल कर सामने आई कि 2 जवानों को दिल्ली रेफ़र कर दिया गया क्योंकि एक जवान के गर्दन में गोली लगी थी। आज फिर से इसी इलाके में यानी कि बलिबा के बाबू डेरा वाले इलाके में आईडी विस्फोट होती है और आईडी विस्फोट इतना ज़ोरदार था जिसमें एक जवान का पैर पूरी तरह से उड़ गया। बायां पैर काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है। उसे भी जो है एयरलिफ्ट कर, लेकिन यहाँ से उन्हें एयरलिफ्ट नहीं किया गया, समठा इलाके से एयरलिफ्ट किया गया क्योंकि समठा, बाबू डेरा, चड्डा डेरा, ये तमाम जो इलाके हैं जो काफ़ी घनघोर इलाका है, 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर का रेडियस में वो पूरा घना जंगल है, नदियाँ बहती हैं, सुरक्षित जोन जो है माओवादियों के लिए है। इस गांव में मैं पहुंचने के बाद रास्ते पर ही सुरक्षा बलों के जो है कैंप, FOB कैंप लगाए गए हैं और उन्होंने पूछा कि आपको कहाँ जाना है। मैंने बताया कि मुझे साहू बरजो के घर जाना है, जो माओवादियों के लगाए गए आईडी विस्फोट की चपेट में आने से वो घायल हो गया था और उसके पैर को भी डॉक्टरों के द्वारा काट दिया गया। और ऐसे समय में मैं चाहता था कि किस तरह से जो है माओवादियों के आईडी बम से यहाँ के ग्रामीण भी जो है प्रभावित होते हैं और साथ में सुरक्षा बल के जवानों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचता है। मगर सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा हमें ये बताया गया कि जिस जगह पर साहू बरजो का घर है, जिस टोली में है, वहाँ तक जाने की इजाज़त हमें नहीं है और कैंप के पास ही रोक दिया जा रहा है। और साथ ही प्रेस वालों के लिए अभी खास करके वर्तमान में जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। हो सकता है जवानों के द्वारा ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है ये निर्णय लिया गया हो, लेकिन हम चाहते थे कि ग्रामीणों से बातचीत करें, उनकी समस्याओं को समझें। एक ग्रामीणों से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर पानी पीने को लेकर भी समस्याएं पैदा हो रही है और साथ में नहाने को लेकर भी 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। काफ़ी भीषण भी जो है गर्मी है, दूर से पानी लाया जा रहा है। हालांकि कैंप के पास तो एक पेयजल के लिए व्यवस्था ज़रूर की गई है पीने को पानी को लेकर, लेकिन एक व्यक्ति बता रहा था कि नहाने के लिए यहाँ पर समस्याएं हैं, 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हम जो जिस रास्ते से होकर आए, आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरीके से जर्जर है, यानी कि कच्ची रास्ता बनाया गया है। और ये रास्ता भी जो है बारिश के समय में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रामीणों को मुश्किलें होती हैं चलने में। और एक पिछले वीडियो में मैंने दिखाया भी था, लगभग 4 से 5 महीने पहले हो सकता है, जब बारिश का मौसम था, ट्रैक्टर जब चल रहा था उसमें तो बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे और फिर ग्रामीणों ने अपने श्रमदान करके पत्थरों को सड़क पर लाकर किसी तरह उसे दुरुस्त करने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं ऐसे अंदरूनी इलाकों में सड़क बननी चाहिए। हम ये भी इस गांव में आकर समझने की कोशिश करना चाहते थे कि आखिर माओवादियों ने इस इलाके को कैसे अपना कोर इलाका बनाया, क्योंकि बलिबा से कम 3 से 4 किलोमीटर की दूरी में वो चड्डा डेरा वाला इलाका है, जो आज से नहीं बल्कि 2023 से पहले से ही वहाँ पर माओवादियों की गतिविधि काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। उसी इलाके में कई आईडी विस्फोट की घटनाएं भी हाल के दिनों में देखने को मिला। बाबू डेरा हो, चड्डा डेरा हो, वो तमाम घने जंगलों वाला इलाका माओवादियों के लिए सेफ जोन बना हुआ था और इस इलाके से माओवादियों के लिए राशन भी कई बार पहुंच जाती थी आसानी से, क्योंकि काफ़ी अंदरूनी वाला इलाका है। ऐसे में अब जवानों के द्वारा जो है ग्रामीणों पर कड़ी निगरानी ये भी रखी जा रही है कि माओवादियों तक राशन ना पहुंचे। ऐसे में अब इस इलाके में राशन भी अगर गांव तक पहुंचानी होती है, किसी को लानी होती है, तो सबसे पहले कैंप के पास से गुजरना होगा, पूछताछ होती है और फिर घर तक राशन पहुंचती है। आज जो 10 बजे आईडी विस्फोट हुई, उसके बाद से अभी तक आगे ये अपडेट नहीं मिल पा रही है
कि यहाँ के सुरक्षा बलों के द्वारा जब उस इलाके का सर्चिंग किया गया जहाँ पर माओवादियों ने फायरिंग की थी, वहाँ से क्या क्या चीज़ें जो हैं बरामद की गई है। लेकिन हालांकि सूत्रों के हवाले से भी कहा जा रहा है कि कुछ माओवादियों के दस्तावेज से लेकर कई सामग्रियाँ भी जो है वहाँ पर बरामद हुई है। लेकिन काफ़ी चौंकाने वाली चीज़ ये भी है कि माओवादियों को वहाँ पर किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचा। और सोचिए, कोबरा के जवान जो एक तरह से कहें तो गोरिल्ला युद्ध में माहिर होते हैं, हर तरह के युद्ध में माहिर होते हैं, उन्हें उस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जंगलों में उन्हें कई रात गुजारनी होती है। लेकिन ऐसे जवानों को माओवादी आज वर्तमान समय में इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ऐसे समय में जब नक्सलवाद को ख़त्म करने को लेकर एक टाइमलाइन जो है वो निर्धारित की जाती है, 31 मार्च रखा जाता है, और छत्तीसगढ़ में सारे माओवादी सरेंडर कर देते हैं। यहाँ भी एक बड़ा मुठभेड़ एक महीने जो पहले देखने को मिला कुमडी के घने जंगलों में, वहाँ पर भी सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली, बड़े इनामी माओवादी मारे गए, जो दस्ता था वो पूरी तरह साफ़ हो गया। लेकिन भी अभी जो पुलिस ब्यूरो मेंबर मिसिर बेसरा के दस्ते में जितने भी माओवादी हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया भी कि कौन बॉडीगार्ड है और कौन इतने कट्टर हैं कि हथियार डालने के लिए अभी भी वो उस चीज़ को सोच ही नहीं रहे कि मुझे हथियार डालना है या फिर आत्मसमर्पण करना है। आगे उनकी क्या रणनीति रहेगी ये भी देखना दिलचस्प इसलिए भी होगा क्योंकि ये सहस्त्र संघर्ष वो लगातार इन मुठभेड़ों के बाद हम समझ सकते हैं कि माओवादी सहस्त्र संघर्ष को जारी रखना चाहते हैं। ऐसे में कल के मुठभेड़ के बाद आज इस गांव में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह में बस आईडी विस्फोट की आवाज़ आई, लेकिन कल ग्रामीण बता रहे थे जब बातचीत के दौरान कि यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज़ें गांव तक पहुँच रही थी। ऐसे में आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरह से जो है मिसिर बेसरा को न्यूट्रलाइज़ किया जाएगा। आखिर उन माओवादियों का जो क्या होगा जो हथियारबंद है, जो जंगलों में मौजूद हैं। और अभी जो है तमाम इलाके की घेराबंदी करके उस पूरी टीम को घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चुनौती सबसे ज़्यादा आईडी बम का है। हर एक उस रास्ते में, हर एक उस जगह पर आईडी बम बिछा दिए गए हैं जहाँ से ये संभावना जताई जाती है कि वहाँ से फोर्स गुजरेगी। और यही कारण है कि फोर्स की जो ऑपरेशन करने की रणनीति है वो भी फेल हो रही है, और कहीं ना कहीं बम ही सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। और जवान आगे बढ़ने में थोड़े अभी जो है असक्षम हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। और यही कारण है कि अभी तक, यानी कि कल सुबह से मुठभेड़ हुई और अभी तक ये रिपोर्ट नहीं आ पाई है कि माओवादियों को गोली लगी थी या नहीं लगी थी, कौन कौन से सामग्री उनके बरामद हुए। और कहीं ना कहीं एक बड़ा एक सर्च अभियान चलेगा जिसमें कई माओवादियों के आईडी जो है रिकवर होने की संभावना हम जता सकते हैं, क्योंकि इस इलाके में सबसे ज़्यादा माओवादियों ने आईडी बम ज़मीन के अंदर गाड़ कर रखे हैं। और अपने इलाके को सुरक्षित करने के लिए वो कुछ महीने तक जो है बिल्कुल साइलेंट थे, अंडरग्राउंड थे। और सूत्रों के हवाले से भी कहा जाता है कि इस इलाके में कई ऐसे गुफाएं हैं। गुफाएं कहने का मतलब है नदी किनारे कोई पत्थर आकार नुमा या फिर जंगलों के बीच में कुछ ऐसे पत्थर के बीच में इस तरह का गुफानुमा है। उसी इलाके में माओवादी रहा करते हैं, सुरक्षित अपने आप को रख कर इत्मीनान से उन इलाकों में भ्रमणशील रहते हैं। और यही कारण रहा कि 31 मार्च तक किसी माओवादी की तरफ से ना कोई फ्रेश नोट आई और ना ही मुख्य धारा में लौटने को लेकर कोई भी संदेश बाहर आ पाया। ऐसे में ये माओवादियों का सहस्त्र संघर्ष जो है वो कब तक जारी रहेगा ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल नेक्स्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ आपका। धन्यवाद।